जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। देखिएगा, जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर आज नमा है। बाकी आप सभी जान रहे हैं कि एसएससी जीडी के एग्ज़ाम जो हैं वो आप लोगों के बहुत जल्द ही शुरू होने वाले हैं। एडमिट कार्ड जो हैं बहुत सारे राज्यों के आ गए हैं, ठीक है। यूपी वगैरह के नहीं आए हैं, तो आप लोगों को यूपी के भी एडमिट कार्ड बहुत जल्द देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब आप लोग जो हैं वो अपने अंतिम चरण की तरफ हैं, ठीक है, अंतिम पड़ाव की तरफ हैं। और ये मौका अगर आप लोगों के हाथ से गया तो आगे आप लोगों के मौके मिलने बंद हो जाएंगे, क्योंकि 45,000 वैकेंसी बहुत होती हैं, कोई कम वैकेंसी नहीं है ये 45,000 वैकेंसी बहुत अपने अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या है ये। तो इसलिए इस पर बहुत अच्छे से फोकस करिएगा। जिनकी हाइट, ठीक है, चेस्ट, सारी चीज़ें अगर जिनकी सही हैं तो वो लोग सबसे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि इसमें बहुत सारे, देखो आप ये मत समझिएगा कि 54 लाख फार्म हैं। इस 54 लाख में से कुछ तो रिजेक्ट हो जाएंगे, 2-2.5 लाख। कुछ क्या होंगे, इनमें से कम 8-6-7 लाख पेपर देने नहीं जाएंगे, और कम से कम 7 से 8 लाख फार्म जो होंगे वो ऐसे होंगे जो लड़के केवल जिनकी ना हाइट है, ना चेस्ट है, ना रनिंग निकाल पाएंगे, ठीक है। इस तरीके के भी बच्चे होंगे। तो आप लोग अगर अपने ऊपर भरोसा है, कॉन्फिडेंस है, तो आप लोग अपना तैयारी जो है उसको कतई अंतिम रूप दीजिएगा, ठीक है। बाकी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एक बार। सभी लोगों से निवेदन है, भैया वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा। क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है कि महमूद गजनवी ने भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया था? 1192 ईस्वी में, 712 ईस्वी में, 1191 ईस्वी में, या 1001 ईस्वी में? बताइएगा कि महमूद गजनवी ने पहली बार भारत पर कब आक्रमण किया था, जल्दी से। तो देखिएगा, सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? 1192 ईस्वी में किसने आक्रमण किया था? मोहम्मद गौरी ने। किसने? मोहम्मद गौरी ने। किससे? पृथ्वीराज चौहान से। पृथ्वीराज से, ठीक है। जिसको क्या कहते हैं, तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध। और इसमें कौन जीता था? मोहम्मद गौरी जीता था। 712 ईस्वी में पहला मुस्लिम आक्रमणकारी हुआ था, जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। सबसे पहली बार किस मुस्लिम शासक ने भारत पर आक्रमण किया? तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। और इसी ने क्या किया था? सबसे पहले जजिया कर लगाया था। क्या लगाया था? सबसे पहले जजिया कर लगाया था। 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया, ठीक है। मोहम्मद गौरी को हराया। कौन से युद्ध में? तो तराइन का प्रथम युद्ध। कौन सा था? तराइन का प्रथम युद्ध। और महमूद गजनवी ने सबसे पहली बार भारत पर 1001 ईस्वी में आक्रमण किया था। कब किया था? 1001 ईस्वी में भारत पर सबसे पहली बार आक्रमण किया था। अच्छा, इसी मोहम्मद गौरी ने भारत पर कम से कम 16 बार आक्रमण किया था, और जिसमें सबसे फेमस आक्रमण था 1025 ईस्वी में सोमनाथ पर। किस पर? सोमनाथ मंदिर पर, ठीक है, सोमनाथ मंदिर पर। यह भी आप लोग याद रखिएगा। तो पहले प्रश्न का डी आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। दूसरा प्रश्न है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के द्वारा प्राप्त है? बताइएगा। अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 232, अनुच्छेद 312, या अनुच्छेद 213? तो देखिएगा, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति क्या होती है? देखिएगा, पहली बात तो अध्यादेश होता क्या है, मतलब जो अध्यादेश क्यों जारी करता है। देखो, जब संसद का अवकाश समय चल रहा हो, ठीक है, और कोई बहुत कानून जो है, बहुत आवश्यक कानून वगैरह पारित करना हो, तो राष्ट्रपति एक अध्यादेश लाकर उसको जारी कर सकता है, ठीक है। और किसके तहत? तो अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति जो है वह अध्यादेश जारी कर सकता है। अच्छा, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति बताइएगा। राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस में है? बताइएगा। तो अनुच्छेद 213 में। किस में है? अनुच्छेद
13 के अंतर्गत है। ठीक है। अच्छा, देखिएगा संसद के कितने सत्र होते हैं बताइएगा। संसद के सत्र कितने होते हैं? तो संसद में 3 सत्र होते हैं। पहले नंबर पे आता है बजट सत्र। क्या आता है? बजट सत्र, जो कि जनवरी से मई तक चलता है। कहाँ तक चलता है? जनवरी से मई तक। दूसरा आता है आप लोगों का मानसून सत्र। कौन सा होता है? मानसून सत्र, जो कि क्या होता है? जुलाई से अगस्त तक चलता है। ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि संसद के कितने सत्र होते हैं, तो 3 सत्र। और तीसरा सत्र होता है शीतकालीन सत्र। कौन सा होता है? शीतकालीन सत्र। ठीक है। तो शीतकालीन सत्र नवंबर और दिसंबर, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए, दूसरे प्रश्न का ए आंसर सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि मयूर द्वीप किस नदी पर स्थित है बताइएगा। यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र या महानदी? बताइएगा, मयूर द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो देखिएगा, इस मयूर द्वीप को उमानंद द्वीप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उमानंद द्वीप। चलिए अब बताइएगा कहाँ पर है यह? तो उमानंद द्वीप जो है वह असम राज्य में है। कहाँ पर है? असम राज्य में। और किस नदी के ऊपर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर। कहाँ पर? ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर। ठीक है। अच्छा, इसी ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर क्या है? माजुली द्वीप है। क्या है? माजुली द्वीप। किस पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। कहाँ पर है? असम के अंदर। ठीक है। और यह क्या है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है। अच्छा, इसके लिए एक ये भी प्रश्न कहा जाता है कि भारत का पहला द्वीपीय जिला कौन सा है? भारत का पहला द्वीपीय जिला तो माजुली द्वीप ही है। ठीक है, माजुली है। ठीक है, भारत का पहला द्वीपीय जिला कौन सा है? तो माजुली है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अच्छा, बैरन द्वीप कहाँ पर है? तो आप लोग जानते हैं अंडमान में है। पंबन द्वीप कहाँ पर है? रामेश्वरम में है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। चौथा प्रश्न है कि भौतिक मात्रा धारिता की इकाई क्या है बताइएगा। वेबर, फैराड, टेस्ला या ओम? तो बताइएगा कि जो भौतिक मात्रा धारिता है इसकी इकाई का नाम क्या है? तो देखिएगा, वेबर किसका मात्रक होता है? तो चुंबकीय फ्लक्स का। किसका होता है? चुंबकीय फ्लक्स का। धारिता की इकाई फैराड है। सही आंसर बी हो जाएगा। टेस्ला किसका होता है? तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व जो है इसका मात्रक क्या होगा? तो टेस्ला होगा। अच्छा, ओम किसका मात्रक होता है? तो प्रतिरोध का। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। ठीक है। बाकी आपसे पूछ ले कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। भैया अगर प्रश्न वगैरह समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जितने लोग भी देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। एक एक बार आप सभी लोग अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। और देखिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल @SelectionMentor, ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग PDF ले सकते हैं। और वहाँ पर रात के 9:30 बजे आप लोगों को क्विज कराई जाएगी, तो आप लोग वहाँ पर क्विज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्विज के माध्यम से भी वहाँ जुड़ सकते हैं। बाकी अपने दोस्तों को भी आप लोग उस ग्रुप में जोड़ सकते हैं। ठीक है। चलिए 5वां प्रश्न है कि खाना बनाने वाले बर्तनों में निम्न में से कौन सा नॉन स्टिक कोटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है? पेस्ट, परस्पेकस, स्टाइरोफॉर्म, पॉलीस्टाइरीन या टेफ्लॉन? तो बताइएगा
खाना बनाने वाले बर्तनों में किसका कौन से नॉन स्टिक का प्रयोग किया जाता है कोटिंग के लिए? तो ये तो आंसर सबको पता होगा, किसका प्रयोग किया जाता है? तो टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसका? नॉन स्टिक में किसका प्रयोग होता है? तो टेफ्लॉन का प्रयोग होता है। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर के किस अंग से इंसुलिन का स्राव होता है? बताइएगा। बताइएगा, इंसुलिन का स्राव मानव के किस अंग से होता है या कहाँ से होता है? बताइएगा। अच्छा, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन का टी का मतलब किसने खोजा था? तो किसने खोजा था? बेटिंग एंड बीस्ट ने। याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अगर हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाए तो शरीर में कौन सा रोग हो जाता है? तो मधुमेह हो जाता है। कौन सा हो जाता है? मधुमेह हो जाता है। और यह कहाँ से निकलते हैं? इसका स्राव कहाँ से होता है? तो अग्नाशय से होता है। कहाँ से? अग्नाशय की, देखिए, अग्नाशय की लैंगरहैंस दीपिकाओं की बीटा कोशिका से। बीटा कोशिका से। ठीक है, क्या होता है? इंसुलिन का स्राव होता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। इंसुलिन का टीका किसने बनाया था? तो बेटिंग एंड बीस्ट ने बनाया था। और इंसुलिन की मात्रा अगर हमारे शरीर में बढ़ जाए तो कौन सा रोग हो जाता है? तो मधुमेह रोग हो जाता है। ठीक है, चलिए, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है? बताइएगा। आरबीआई का गवर्नर, सेबी का अध्यक्ष, या फिर प्रधानमंत्री, या केंद्रीय वित्त मंत्री? चलिए बताइएगा, सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? देखिएगा, जीएसटी, तो आइए जीएसटी के बारे में सारी चीज़ें। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होगी? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। लागू कब होता है? बताइएगा। 1 जुलाई 2017 को। इसलिए 1 जुलाई को क्या मनाते हैं? जीएसटी दिवस मनाते हैं। सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ? बताइएगा, सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ? सर्वप्रथम राज्य कौन सा था? तो असम था। और सबसे बाद में तो जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अच्छा, दुनिया में सबसे पहले कहाँ लागू हुआ? दुनिया में सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ? जीएसटी सर्वप्रथम कहाँ लागू हुई? तो फ्रांस में। कहाँ पर? फ्रांस में। और कब? 1954 में। ठीक है, अच्छा, भारत में जीएसटी संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? बताइएगा, भारत में जीएसटी संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? और भारत में जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? भारत में जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ये भी बताइएगा आप लोग। जल्दी से बताइएगा, सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? तो देखो, जीएसटी संग्रहालय तो आपका गोवा में बनाया गया। और जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो अमिताभ बच्चन जी हैं। कौन है? अमिताभ बच्चन है। ठीक है, और जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री करती हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन करता है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा क्या की जाती है? जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता की जाती है। ठीक है, चलिए, अच्छा, जीएसटी काउंसिल किस आर्टिकल में है? तो जीएसटी काउंसिल है आर्टिकल 279A। कहाँ पर है? आर्टिकल 279A। अच्छा, जीएसटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो असीम दास गुप्ता थे। ठीक है, और किस समिति की सिफारिश पर जीएसटी मतलब लागू की गई? तो विजय केलकर समिति की सिफारिश पर। वर्तमान में जीएसटी के उपाध्यक्ष कौन है? वर्तमान में जीएसटी के उपाध्यक्ष कौन है? ये भी बताइएगा। चलिए, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज नामक पुस्तक किसने लिखी? सुधा मूर्ति ने, झुम्पा लाहिड़ी ने, अरुंधति राय ने, या अनीता देसाई ने? तो बताइएगा कि इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखिएगा, सुधा मूर्ति जी के द्वारा लिखी गई है 3000। ठीक है, एक पुस्तक का क्या नाम है? 3000।
और एक इन्होंने पुस्तक लिखी है वाइज एंड अदरवाइज। कौन सी है? वाइज एंड अदरवाइज। ठीक है। इंटरप्रिटेटर ऑफ मेलोडीज जो है वह झुम्पा लाहिड़ी जी के द्वारा लिखी गई है, तो बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अच्छा, झुम्पा लाहिड़ी ने और कौन सी पुस्तक लिखी है? तो द नेमसेक। कौन सी लिखी है? द नेमसेक लिखी है। ठीक है। अरुंधति रॉय ने भी कोई पुस्तक लिखी है, तो इन्होंने लिखी है आज़ादी। कौन सी लिखी है? आज़ादी। और अनीता देसाई ने कौन सी लिखी है? तो इन कस्टडी। कौन सी लिखी है? इन कस्टडी। ठीक है। और एक इन्होंने लिखी है फायर ऑन माउंटेन। ठीक है, फायर ऑन माउंटेन, ये भी याद रखिएगा आप लोग। बाकी इस प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के समय भारतीय सेना का प्रमुख कब कौन था? तो सबसे पहले तो आप लोग यही बताइएगा कि बांग्लादेश मुक्त कब हुआ? किससे मुक्त हुआ? पाकिस्तान से। तो बताइएगा बांग्लादेश जो है वह पाकिस्तान से कब मुक्त हुआ? तो देखिएगा कब हुआ? 16 दिसंबर 1971 को। कब हुआ? 16 दिसंबर 1971 को। ठीक है। और उस समय भारतीय सेना का प्रमुख कौन था? तो सैम मानेकशॉ थे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन थे? सैम मानेकशॉ थे। अच्छा, 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था, 1962 में किसका? भारत चीन का युद्ध। तब भारतीय सेना का प्रमुख कौन था? तो प्राणनाथ थापर थे। कौन थे? प्राणनाथ थापर थे। ठीक है। 1965 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, तब भारतीय सेना का प्रमुख कौन था? तो जे.एन. चौधरी जी थे। कौन थे? जे.एन. चौधरी जी थे। ठीक है। और बांग्लादेश के समय कौन था? तो सैम मानेकशॉ थे। और जब कारगिल युद्ध हुआ, कारगिल युद्ध 1999 में, ठीक है, कब हुआ? 1999 में। तब भारतीय सेना का प्रमुख कौन था? तो वेद प्रकाश मलिक जी थे। ठीक है। तीनों मैंने बता दिए हैं, चारों ऑप्शन बता दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए सही आंसर तो सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया? मोरारजी देसाई, यमजी रामचंद्रन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी या विनोबा भावे? बताइएगा निम्न में से कौन जो है जिसको भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? तो देखिएगा मोरारजी देसाई को 1991 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और यह पहले ऐसे व्यक्ति थे, यह पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। कौन थे? गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। दूसरी चीज़, यही एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको दो देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिले हैं। मतलब सॉरी, दो देशों का क्या कि इनको भारत के साथ में पाकिस्तान का भी निशान पाकिस्तान सन 1990 में दिया गया था। ठीक है। यमजी रामचंद्रन जी जो थे, ये एक साउथ के एक्टर भी थे और राजनीतिक भी थे। इनको 1988 में क्या दिया गया था? भारत रत्न दिया गया था। और विनोबा भावे जी को 1983 में भारत रत्न दिया गया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया था। ठीक है। इनको भारत रत्न से सम्मानित किसको नहीं किया गया था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को। ठीक है। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जनसंघ की स्थापना की थी। जनसंघ के यह संस्थापक थे। ठीक है। और इनको क्या कहा जाता था? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले अगर पहले व्यक्ति कोई थे तो वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ही थे। ठीक है। अच्छा, भारत में सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो प्रधानमंत्री कौन थे? नेहरू जी। कौन थे? नेहरू जी को 1955 में। और अगर आपसे राष्ट्रपति पूछ ले तो राजेंद्र प्रसाद जी को। किसको? राजेंद्र प्रसाद जी को। कब? 1962 में। अगर आपसे पूछ ले कि मरणोपरांत सबसे पहले किसको दिया गया था? तो शास्त्री जी को, लाल बहादुर शास्त्री जी को 1966 में। ठीक है। कब दिया गया था? 1966 में। अगर आपसे पूछ ले कि पहली महिला जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया तो वो कौन थी? तो इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा
गांधी। और कब मिला था इनको भारत रत्न? तो 1971 में। अच्छा, मरणोपरांत सबसे पहले भारत रत्न किसको दिया गया था? तो अरुणा आसफ अली, महिला। अरुणा मतलब मरणोपरांत सर्वप्रथम किस महिला को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो अरुणा आसफ अली को 1997 में। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, इस प्रश्न का तो सही आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन शहनाई वादक नहीं है? सॉरी, शहनाई वादक है। जाकिर हुसैन, बंदे हसन, हरिप्रसाद चौरसिया या बागेश्वरी कमर? बताइएगा कि निम्न में कौन जो है वह शहनाई वादक है। तो देखिएगा, जाकिर हुसैन जी किससे संबंधित हैं? तो तबला वादक हैं। क्या हैं? तबला वादक हैं, ठीक है। बंदे हसन जी जो हैं वह सितार वादक हैं। क्या हैं? सितार वादक हैं। और कौन है? तो रविशंकर जी भी हैं। हरिप्रसाद चौरसिया जी तो बांसुरी वादक हैं। क्या बजाते हैं? बांसुरी। और बागेश्वरी कमर जो हैं यह एक शहनाई वादक हैं। क्या हैं? शहनाई वादक हैं। याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। अच्छा, और कोई शहनाई बजाता है? तो एक बहुत फेमस नाम है बिस्मिल्ला खां। क्या नाम है? बिस्मिल्ला खां। यह बहुत फेमस स्थान है किसमें? शहनाई वादन में, ठीक है। चलिए आगे आप बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए 12वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, 16 अक्टूबर, 10 दिसंबर या 11 नवंबर? तो बताइएगा, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है वह कब मनाया जाता है? सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? देखिएगा, 16 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? तो विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं। विश्व ओजोन दिवस, ठीक है। 16 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? तो 16 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं विश्व खाद्य दिवस। विश्व खाद्य दिवस। 10 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? तो मानवाधिकार दिवस। क्या मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। और 11 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। तो डी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि गतका किस राज्य की युद्ध कला है? बताइएगा, गतका जो है वह किस राज्य की युद्ध कला है? पंजाब, मणिपुर, मध्य प्रदेश, बिहार? बताइएगा जल्दी से। तो देखिएगा, पंजाब की जो है युद्ध कला कौन सी है? तो वह गतका है। तो सही आंसर आप लोगों का ए हो जाएगा। मणिपुर की कौन सी है? तो मणिपुर की है थांगटा। लिख लीजिएगा, ये प्रश्न पूछे जाते हैं, थांगटा। मध्य प्रदेश की कौन सी है? तो मलखम्ब। कौन सी है? मलखम्ब। और बिहार की कौन सी है? तो परीखंडा। कौन सी है? परीखंडा। अगर आपसे पूछ ले कलारी पट्टू कहाँ की है? बताइएगा, पढ़ाए हैं जबकि सारी चीज़ें। कलारी पट्टू कहाँ की है? स्क्वाय कहाँ की है? ठीक है, स्क्वाय कहाँ की है? सिलंबल कहाँ की है? और पैड़ा अखाड़ा कहाँ की है? चलिए, ये अभी युद्ध कला ही है, इनका भी अगर आप लोग बता दीजिएगा तो बड़ा सही रहेगा। तो इसका मतलब आप लोगों की तैयारियां अच्छी हैं। तो देखिएगा, कलारी पट्टू कहाँ की है? तो केरल की है। कहाँ की है? केरल की। स्क्वाय जो है वह जम्मू कश्मीर की है। कहाँ की है? जम्मू कश्मीर। सिलमंबल जो है, सिलंबल, यह है आपकी तमिलनाडु की। कहाँ की है? तमिलनाडु की। और पैड़ा अखाड़ा जो है यह उड़ीसा की है, ठीक है। अब देख लीजिएगा, इतने राज्यों में से किसी, अगर आपसे युद्ध कला पूछी गई तो संभवतः इन्हीं में से किसी ना एक से पूछ ली जाएगी, जिनमें ये 4 जो हैं और साथ में ये कलारी पट्टू वाली, यह 5 अगर आप याद कर लें तो इन्हीं 5 में से कोई एक मिल जाएगी आपको, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। भैया अगर वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो अब भी भैया लाइक कर दीजिएगा आप लोग। 14वां प्रश्न है कि लाई हरोबा नृत्य किस राज्य का है? मेघालय, मिजोरम, मणिपुर या नागालैंड? तो बताइएगा कि लाई हरोबा नृत्य जो है
वह किस राज्य से संबंधित है? मेघालय से, मिजोरम से, या फिर आपका मणिपुर से, या नागालैंड से? जल्दी से बताइएगा, सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? लाई हरोबा जो नृत्य है वह कहाँ से संबंधित है? तो मणिपुर से संबंधित है। कहाँ से? मणिपुर से संबंधित है। तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है? तो सी ऑप्शन सही है। ठीक है, अच्छा, मेघालय वगैरह में बताइएगा कौन सा होता है? जल्दी से बताइएगा कि मेघालय, मिजोरम, सबको पता होंगे। मेघालय का बताइएगा, मिजोरम का बताइएगा, नागालैंड का बताइएगा। तो देखिएगा, मिजोरम में कौन सा होता है? देखो, मेघालय में कौन सा होता है? तो लाहो होता है। मिजोरम में कौन सा होता है? तो चेल्लम होता है। ठीक है, नागालैंड में कौन सा होता है? तो एक बांस नृत्य होता है। कौन सा होता है? बांस नृत्य होता है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। 15वां प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? बताइएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश को, भारत के उपराष्ट्रपति को, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को, या भारत के प्रधानमंत्री को? बताइएगा। तो राष्ट्रपति जो है वो अपना त्याग पत्र भारत के उपराष्ट्रपति को देते हैं। किसको? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत के उपराष्ट्रपति को देते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ तो कौन दिलाता है? सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है वह शपथ दिलाता है। ठीक है, अच्छा, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो राष्ट्रपति को देता है। ये भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तब वो भी राष्ट्रपति को देते हैं। राज्यपाल वो भी राष्ट्रपति को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि उराली जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तमिलनाडु, केरल, मेघालय, या नागालैंड? तो बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा? देखो, तमिलनाडु में कौन सी जनजाति पाई जाती है? टोडा, और एक जनजाति पाई जाती है योरुबा। केरल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो उराली जनजाति पाई जाती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, मेघालय में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो गारो, खासी, जयंतिया, गारो, खासी और जयंतिया। ठीक है, या तीन पाई जाती हैं यहाँ पर। नागालैंड में कौन सी पाई जाती है? जल्दी से बताइएगा एक बार। तो नागालैंड में सेमा जनजाति पाई जाती है, ये भी याद रखिएगा। जारवा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? सैम्पन जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? तो ये सारी अंडमान और निकोबार में पाई जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, तो 16वें प्रश्न का बी आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि अटल ब्रिज कहाँ पर बनाया गया है? अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, या लोथल? तो बताइएगा कि अटल ब्रिज जो है वह कहाँ बनाया गया है? अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, या लोथल? तो देखिएगा, अटल ब्रिज जो है अगस्त माह में प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। कब? अगस्त माह में। और यह किस नदी के ऊपर बनाया गया है? तो साबरमती रिवर के ऊपर। किस पर? साबरमती नदी पर इसको बनाया गया है। और साबरमती नदी कहाँ? तो अहमदाबाद में। कहाँ पर? अहमदाबाद में। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अटल ब्रिज जो है वो कहाँ पर है? तो अहमदाबाद के अंदर है। ठीक है, अगस्त माह में उद्घाटन किसने किया? तो प्रधानमंत्री जी ने किया। ठीक है, चलिए 18वां प्रश्न है कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली, इंदौर, गोवा, या फिर शिमला? तो देखिएगा, हम लोग प्रवासी दिवस मनाते कब हैं? तो 15 जनवरी को। क्यों? क्योंकि 15 जनवरी 1915 को, सॉरी 15 जनवरी नहीं है, 9 जनवरी है। ठीक है, कितना है? 9 जनवरी।
प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी कहाँ आए थे? भारत आए थे, इसीलिए इस दिन को क्या मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 2023 में जो कि 17वें नंबर का होगा वो कहाँ आयोजित होगा? इंदौर के अंदर। 16वां कहाँ पर हुआ था? तो 16वां जो है वह नई दिल्ली में हुआ था, लेकिन कैसे? तो डिजिटल वर्चुअल रूप से हुआ था। ठीक है, वर्चुअली हुआ था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए सही ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार द्वारा नागरिक पंजीकरण प्रणाली 2020 रिपोर्ट के आधार पर महत्वपूर्ण सांख्यिकी पर वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में देश में सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? अब देखिएगा, इस प्रश्न में आपसे ये नहीं पूछा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है। तो आप लोग केरल की तरफ मत जाइएगा, मैं पहले ही आप लोगों को बता दे रहा हूँ। देखिएगा, वर्तमान में भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात राज्य का पूछा है तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। किसका हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा। और अरुणाचल प्रदेश का लिंगानुपात कितना है वर्तमान में? तो 1101 है। कितना है? 1101 है। लेकिन अगर इसमें केंद्र शासित प्रदेश भी जोड़ लिया जाए तो सर्वाधिक किसका हो जाएगा? लद्दाख का हो जाएगा 1104। कितना हो जाएगा? 1104। लेकिन अगर यहीं पर आपसे पूछ ले कि न्यूनतम लिंगानुपात किस राज्य का है, तो न्यूनतम लिंगानुपात जो है वह मणिपुर का है। किसका है? मणिपुर का है। याद रखिएगा आप लोग, कहाँ का है? मणिपुर का है। और मणिपुर का लिंगानुपात है 880। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए सही आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि माउंट ब्लूसन ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तंजानिया, अमेरिका, फिलीपींस, जापान। तो जल्दी से बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। तो माउंट ब्लूसन ज्वालामुखी जो है वह फिलीपींस में स्थित है। कहाँ पर है? फिलीपींस में। फिलीपींस में ही एक और ज्वालामुखी है जिसका नाम क्या है? तो माउंट ताल ज्वालामुखी है। कौन सी है? माउंट ताल है। अच्छा, फिलीपींस की राजधानी क्या है? तो मनीला है। मनीला में क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? तो एडीबी का मुख्यालय है। ये भी याद रखिएगा आप लोग, एशियन डेवलपमेंट बैंक का। अच्छा, जो फिलीपींस देश है यह हमसे कौन सी मिसाइल खरीद रहा है? तो हमसे ब्रह्मोस मिसाइल जो है यह खरीद रहा है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा, ये आज के हमारे 20 प्रश्न थे। पूरा का पूरा जीएस का प्रैक्टिस सेट था। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के कितने प्रश्न सही हुए और इन 20 प्रश्नों से आप लोगों के कितने प्रश्न तैयार हुए। देखिएगा, बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल है @selection mentor। देखिएगा, सर्च करना है @selection mentor। ठीक है, और आर जो है वो 2 बार है, इसको सर्च करना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस पर रात में 9:30 बजे, ठीक है, कब? रात में 9:30 बजे आप लोगों को एक क्विज मिलेगा। तो आप लोग अपना क्विज वगैरह भी करके अपनी तैयारियों का आकलन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हम लोग मिलते हैं कल शाम को 7 बजे वाली क्लास में। क्लास अगर आप लोगों को पसंद आई है तो भैया एक लाइक और एक बार आप लोग शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है, अगर आप लोग शेयर करेंगे तो हमारा थोड़ा मोटिवेशन बढ़ेगा। बाकी मिलते हैं कल शाम को 7 बजे। जय हिंद।